Hello everyone. My name is Pratik Tiwari, and you might be hearing a lot about tariffs and sanctions. So basically, you might have heard like Donald Trump has put a tariff of around 100 to 200% on countries like China. Along with that, there has been sanctions that has been put on Russia, on Kiev. Along with that, on certain South American countries like Venezuela, some African countries. So what is the difference between both the things like tariff and sanction? And कैसे this terminology or this tool is used to ban any other countries to have a coercion on another countries to justify that whatever any countries is doing is right or wrong. So basically हम जानेंगे कि ये टैरिफ गेम क्या होता है, ये सैंक्शंस वाले गेम्स क्या होते हैं थ्रू द प्रेजेंटेशन. तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड सैंक्शन. सो दिस इज अ टू पावरफुल इकोनॉमिक टूल दैट शेप ग्लोबल रिलेशन बट विद फंडामेंटली डिफरेंट पर्पस एंड इम्पैक्ट. तो अगर हम देखें कि व्हाट आर टैरिफ, तो टैरिफ क्या होता है बेसिकली जो भी हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आउटसाइड ऑफ द कंट्री इन आवर कंट्री. सो बेसिकली गवर्नमेंट जो है एक टैक्स लेवी करती है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ. तो टैक्स लेवी करती भी क्यों है? इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री से हम चीज़ों को जो इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ही चीप होती है. तो हमारे जो मार्केट में रेट है, जैसे हमने कोई बल्ब मंगाया चाइना से और हमारे यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चर है उन्होंने बल्ब को जो है मैन्युफैक्चर किया, तो ताकि जो प्राइस रेंज है वो इक्विवेलेंट हो, इसलिए जो है हम टैक्स जो है लेवी करते हैं किसी भी कंट्री के गुड्स पे. तो प्राइमरी पर्पस जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. उसके बाद रेवेन्यू जनरेट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट बजट. हमारी गवर्नमेंट की बजट होती है तो हमें रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है, तो इसके लिए भी हम टैक्स लेवी करते हैं. और इसलिए भी करते हैं ताकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा परचेज करे एज कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द कंट्री. दैट इज वाई वी लेवी टैरिफ्स. लेकिन सैंक्शंस एग्जांपल है जैसे कि यूएस ने जो है चाइनीज एल्यूमिनियम और स्टील पे जो है 2018 में 25% के आसपास जो है टैरिफ लगाया, सो दैट जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स है वो अमेरिका की स्टील या एल्यूमिनियम को बाय करे, ना कि चाइना से इंपोर्ट करे. अब सैंक्शंस क्या होते हैं? तो सैंक्शंस आर रिलेटिवली पेनल्टीज और मेजर इंपोज बाय कंट्रीज और इंटरनेशनल बॉडी टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ नेशन और नेशन इंडिविजुअल. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कंट्री है जैसे रशिया है, उसने जो है अटैक कर दिया ये कीव के ऊपर जो कि यूक्रेन है. अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे चाइना है. चाइना जो है ताइवान के ऊपर हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहता है. नॉर्थ कोरिया है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर आर्सेनल उसके पास है, वो हमेशा कहता है कि मैं अटैक कर दूंगा. तो सैंक्शंस इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो अपने इन इनफॉर्मल बिहेवियर को जो है रोक सके. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड सैंक्शंस. सैंक्शंस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ एनी कंट्री. ओके, इफ एनी कंट्री हैज बिकम रोग और इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो द वर्ल्ड पावर utilizes the sanctions power to stop those countries by not purchasing their goods, by putting a trade embargo, by freezing their assets, by freezing their dollar. तो कैसे हम sanctions लगाते हैं? तो बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो हम ट्रेड embargoes करते हैं. ट्रेड embargo मतलब कंप्लीट और पार्सल बैन ऑन कमर्स विद टारगेटेड कंट्रीज. तो जैसे नॉर्थ कोरिया है, उसे बहुत सारी कंट्रीज है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक 130 से 40 ऐसी कंट्रीज है जो कि एम्बार्गो करती है, मतलब टोटली डिनाई करती है कि वी विल बाय एनीथिंग फ्रॉम यू. और चाइना एक दो कंट्रीज है ये परचेज करती है, तो टोटल एम्बार्गो होता है. एसेट फ्रीज हो जाते हैं. जैसे अभी मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ कि रशिया का जो जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो रशिया का बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व जो डॉलर में रखा जाता है, ठीक है, जो कि बेसिकली हम डॉलर को परचेज करते हैं और डॉलर को अपने कंट्री में एज एन एसेट की तरह रखते हैं. तो वो क्या किया, वो यूएस ने जो है फ्रीज कर लिया. मतलब बेसिकली जो भी रशिया का एसेट यूएस के अंदर था वो सब कुछ उसने फ्रीज कर लिया, मतलब हम नहीं देंगे. तो ये दूसरा तरीका होता है. तीसरा ट्रैवल बैन, मतलब प्रिवेंटिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल फ्रॉम एंटरिंग सर्टेन टेरिटरीज. तो जैसे पुतिन है, पुतिन को मतलब वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां वो नहीं जा सकते, क्योंकि वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सारी चीज़ों को देखता है. उसका ये कहना है कि अब पुतिन अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा. तो ट्रैवल बैन भी जो है वो होता है इसके ऊपर. एग्जाम्पल है यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, एसेट फ्रीज, गवर्नमेंट एंटिटीज एंड लिमिट्स ऑन लग्जरी गुड्स इंपोर्ट. और ऑल दीज आर ऑल डिजाइन टू प्रेशराइज द regime to abandon its न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम. अब कोर पर्पस क्या होता है, मतलब कि हम सैंक्शंस और टैरिफ जो है वो क्यों लगाते हैं? तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन होता है और एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है. तो टैरिफ में क्या होता है? टैरिफ में हम इकोनॉमिक डिफेंस करते हैं. बेसिकली हम अपने इकोनॉमिक मतलब जो भी हमारे कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है और जो भी आउटसाइड से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज रहे. दैट्स वाई वी पुट टैरिफ. कभी बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे हमारी कंट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. और जो यूएस है वो उनके पास बेटर टेक्निक है, मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेज जो है उनके पास अप टू डेटेड है. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू मेक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप हमसे परचेज करोगे जिस पे 0% ड्यूटी लगाओगे, और जो हम आपसे परचेज करेंगे जिस पे आप 0% लगाओगे. तो अमेरिका कह रहा है कि आप अपना डेयरी मार्केट जो है वो ओपन करो इंडिया को, और इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो प्रोड्यूस करते हो अपने पास वो बहुत ही चीप, मतलब बहुत ही आपका जो है सामान जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है. और जब आप हमारे मार्केट को पेनिट्रेट करोगे तो बेसिकली हमारे जो एग्रीकल्चर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. तो दिस इज एन इकोनॉमिक डिफेंस, मतलब लाइक दिस इज द टैरिफ इज लाइक एन इकोनॉमिक डिफेंस फॉर एनी कंट्री. और सैंक्शन क्या होता है? पॉलिटिकल कोर्जन होता है. तो क्या होता है कि जैसे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टूल्स विल टू पनिश अनडिजायरेबल बिहेवियर और कंप्लीट पॉलिसी चेंजेस. लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंट्री को कहा गया कि आप जो है न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं रखोगे. जैसे इराक के बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो इराक को कहा गया कि आप न्यूक्लियर कंट्री, एक होता है हमारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी कहा जाता है. तो एनपीटी के तहत इस दुनिया की जितने भी कंट्रीज है 200 कंट्रीज उन्होंने साइन किया है कि हम जो है न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं रखेंगे, मतलब न्यूक्लियर पावर हम नहीं बनेंगे. लेकिन इस ट्रीटी पे कुछ कंट्रीज ने साइन नहीं किया और वो जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. तो जैसे इराक का भी केस है, तो सॉरी ईरान. तो ईरान के ऊपर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का इतना ज़्यादा सैंक्शन है कि वो अपने
चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता और उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गई है, तो ये पॉलिटिकल कोर्जन है, मतलब राजनीतिक दबाव उस पर बनाया जाता है ताकि वो इन बातों को माने, शर्तों को माने और वो न्यूक्लियर कंट्री ना बन सके। तो दिस इज सैंक्शंस। अब बात करते हैं कि इंपैक्ट ऑन इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, इकोनॉमीज और सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो टैरिफ इफेक्ट से क्या होता है, कंज्यूमर प्राइसेस इंक्रीजेस। अगर मान के चले कि हम कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है और उस पर गवर्नमेंट ने टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा, जो हम चीज़ों को परचेज करेंगे उस पर ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो द कॉस्ट दैट वी हैव टू इनकर टू परचेज एनी गुड्स विल राइज सिग्निफिकेंटली। ट्रेड वॉर एमर्जेस। ट्रेड वॉर में क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे, आप यूएस और चाइना का भी एग्जांपल दो, ठीक है। यूएस ने बहुत सारी चीज़ों पे इंपोर्ट पे जो है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कार्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है चाइना के ऊपर पेनल्टीज लगाए। तो चाइना ने भी क्विड प्रो क्यो, ओके, मतलब लाइक इन रिटर्न में रिटेलिएशन किया है, मतलब यूएस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है वो लगा दिया है। तो ये रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो एमर्ज होते हैं कभी भी जब हम टैरिफ गेम खेलते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू बिलियंस कलेक्टेड एनुअली फ्रॉम ड्यूटीज। तो अभी यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर, लाइक अगर आप देखोगे ब्राजील के ऊपर, ऑल ओवर द कंट्रीज एक लिस्ट निकाली थी जिसमें 25%, 50% ऐसे करके उसने जो है बहुत सारी कंट्रीज पे लगाई। उससे क्या हुआ कि अब जो यूएस का जो रेवेन्यू है वो डे बाई डे वो इंक्रीज होगा और जिससे वो अपने ट्रेड इम्बैलेंसेस, लाइक यूएस के ऊपर डेट है $38 बिलियन का, तो उससे वो कट ऑफ होगा। डोमेस्टिक जॉब प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है। अब सैंक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक डिवास्टेशन होता है। अब नॉर्थ कोरिया का भी एग्जाम्पल हो, जीडीपी जो है उसका बहुत कम है, करेंसी उसका कोलैप्स हो चुका है, इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। जब आप चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आप अपने कंट्री और आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग पावर भी नहीं है, तो क्या होगा, आपकी जीडीपी बढ़ नहीं पाएगी। मार्केट आइसोलेशन, कट ऑफ फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। आप जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, लाइक बैग्स एंड चैप्स थ्रू, मतलब डॉलर से हम ट्रेड करते हैं, आप कुछ परचेज नहीं कर पाओगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, मेडिसिन, फूड शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और पॉलिटिकल रेजिलियंस होगा, समथिंग स्ट्रॉन्ग टारगेटेड रिजीम्स। तो जो भी आपकी रिजीम है, मतलब जो भी वहाँ के राजनेता है, वो हमेशा टारगेट में ही रहेंगे किसी भी कंट्री के। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन एंड अथॉरिटी, मतलब ये टैरिफ और सैंक्शन लगा कौन सकता है। तो टैरिफ जो होता है वो नेशनल अथॉरिटी होता है, मतलब अगर इंडिया चाहे तो नेपाल के ऊपर टैरिफ लगा सकता है, इंडिया चाहे तो चाइना के ऊपर लगा सकता है, इंडिया चाहे तो ऑल ओवर द कंट्री लगा सकता है, लेकिन सिर्फ इंडिया ही लगा सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया बोले चाइना को कि आप यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दो। तो टैरिफ जो होता है वो नेशनल अथॉरिटी के अंदर होता है। सैंक्शंस क्या होते हैं, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन से होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, ये यूक्रेन का केस देखो, तो रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो रशिया के ऊपर जो है कोऑर्डिनेटेड सैंक्शंस लगाया गया, मतलब यूरोप भी परचेज नहीं करेगा। यूएस जो है इंडिया को भी बार बार कहता है कि आप जो भी ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हो, अभी आज ही मैंने देखा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट प्लीज स्टॉप और हॉल्ट द परचेज ऑफ रशियन ऑयल सो दैट रशिया स्टार्ट टू स्टॉप द वॉर। तो बेसिकली ये जो है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन से होता है, जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर किसी एक कंट्री को जो है दबाती है कि नहीं, आप ये गलत कदम नहीं उठा सकते। सो दिस इज एन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। सो अगर आप देखो तो इसमें कौन कौन से टिपिकली कॉपरेशन किस किस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कोalition ऑफ अलाइंड नेशंस, ओके। और रिसेंट एग्जांपल जो है ट्रम्प्स टैरिफ वर्सेस रशिया सैंक्शंस। तो ट्रम्प ने जो है हिस्टोरिक टैरिफ लगाया अप टू 145% ऑन सर्टेन प्रोडक्ट। सो इससे क्या फायदा हुआ, तो बिलियंस इन ड्यूटीज कलेक्टेड बट हायर कंज्यूमर प्राइसेस एंड रिटेलिएटरी चाइनीज टैरिफ ऑन यूएस एग्रीकल्चर। और जो सैंक्शन है रशियन सैंक्शन रिजीम, तो फॉलोइंग 2014 रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एंड इंटेंसिफाइड आफ्टर द 2022 यूक्रेन। तो रशिया ने 2 बार जो है अटैक किया यूक्रेन पे। एक बार अटैक किया था 2014 में जब उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, एनेक्स में मतलब काबू कर लिया था, और 2022 में जब उसने वॉर स्टार्ट किया अगेंस्ट यूक्रेन, तो उसके ऊपर बहुत सारे जो है सैंक्शंस लगे, लाइक टारगेटिंग रशियन बैंक्स, एनर्जी एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेस, oligarch assets. So basically this is the difference between tariff and sanction. Tariff is targeted for their domestic purpose, and sanction is sanctions means targeting certain countries because they are not obeying the world order. They are doing something that is very very destructive for the world order, and that is how these things work on. So basically I hope I have elaborated these things very coherently and carefully. So thank you very much, ladies and gentlemen.